चलिए आज की क्लास में हम लोग बढ़ेंगे अजंता की गुफा चित्रों की तरफ कि किस गुफा में कौन सा चित्र बना है, क्योंकि गुफाएं हमारी 30 हैं लगभग और कुछ ही गुफाएं चित्रित हैं। तो पहला है, आप हेडिंग डाल लीजिए गुफाओं के चित्र। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? हल्का चल रहा है ये। गुफाओं के चित्र, ठीक है। तो गुफाओं के चित्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुफा संख्या 9। यानी हम जो जिस गुफा के बारे में पढ़ेंगे वो हमारी पहली कौन सी गुफा है जो चित्रित अवस्था में थी, वो है गुफा संख्या 9। और ये गुफा जो है किस धर्म से संबंधित मानी गई है, तो बौद्ध में हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय लिख लीजिए, या धर्म क्या है यहाँ पे संप्रदाय कर लीजिए, ठीक है। हीनयान संप्रदाय से, क्योंकि दो थे हीनयान और महायान, तो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये हीनयान शाखा से संबंधित है। और इस गुफा को क्या माना गया है, ये चैत्य गुफा है, चैत्य गुफा है, ठीक। चैत्य का अर्थ क्या है पहले भी बताया है, अर्थात ये इनका क्या था, पूजा स्थल, जहां पर ये पूजा करते थे, ठीक। चैत्य गुफा को पूजा स्थल माना गया है। और इसका निर्माण का समय कब माना गया है, तो जो गुफा संख्या 9 है लगभग इसको माना गया है कि ये द्वितीय शताब्दी यानी दूसरी सदी ईसा में बनी होगी, ठीक है। दूसरी सदी ईसा में बनी होगी, ठीक। अब दूसरी सदी ईसा पूर्व के आसपास माना गया है इसका निर्माण काल, ठीक है। और किस शासक के समय की थी, तो इसे माना गया है कि ये आंध्र सातवाहन शासन के या शासन के काल में बनी है, ठीक है। यानी किस शासन के काल में, आंध्र शासकों के समय में ये गुफा बनाई गई थी, यानी आंध्रों का उस समय शासन चल रहा था इस गुफा में, इसलिए इसे माना गया कि आंध्र शासकों के समय में ये चित्रित हुई थी। और जब आंध्र शासन का समय चल रहा था तब लगभग माना गया कि 5वीं सदी ईसा पूर्व रहा होगा, यानी इनका समय ये मान लिया गया। लेकिन अगर गुफा का समय माने तो दूसरी सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था, यानी इनका स्टार्टिंग हो चुका था, यानी इनका शासनकाल आ चुका था और 5वीं तक इनका शासन चला, ठीक है। इसके बाद करते हैं स्तूप पूजा। अब बात कर लेते हैं चित्रों की, तो साफ कर लेते हैं, ऊपर से ही लिखेंगे कि गुफा संख्या 9 में कौन कौन से चित्र प्राप्त हैं, कौन कौन सा दृश्य प्राप्त है। तो आप पढ़ रहे हैं 9वीं गुफा, और 9वीं गुफा का पहला चित्र है स्तूप पूजा। स्तूप पूजा का अर्थ है कि यहाँ पर लोग स्तूप इसलिए बनाते थे, आपने पढ़ा इससे पहले भी, स्तूप की भी रचना हमने पढ़ाई है, ये अर्धचंद्राकार होते हैं, है ना। और यहाँ पे लोग क्या करते थे, बौद्ध लोग यहाँ पूजा स्थल करते थे। तो ये दिखाया गया है कि एक स्तूप पूजा का दृश्य पाया गया है, स्तूप पूजा का दृश्य पाया गया है, यानी इन अजंता की भित्ति चित्र यानी गुफा में दीवार पर यह चित्र बनाया गया है कि लोग अगर स्तूप पूजा के लिए जा रहे हैं तो कैसा चित्रांकन है। तो ये 16 व्यक्तियों का इसमें एक समूह दिखाया गया है। अगर आपसे पूछे स्तूप पूजा का दृश्य कहाँ से पाया गया है, तो गुफा संख्या 9 से पाया गया है। और इसमें दृश्य क्या है, तो 16 व्यक्तियों का यानी संख्या दी गई है, 16 व्यक्तियों का एक समूह है, 16 व्यक्तियों का एक समूह है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि पुजारियों का समूह है, पुजारियों का समूह है।
यानी कि जाहिर सी बात है स्तूप पूजा दृश्य तो समूह किसका होगा, पूजा करने वाले लोगों का होगा। तो इसलिए माना गया कि ये पुजारियों का एक दल है, स्तूप की ओर जाते हुए दिखाया गया है। किधर की तरफ? स्तूप की ओर, स्तूप की ओर जाते दिखाया गया है। ठीक है, यानी ये जो दल है, ये जो समूह है, वो स्तूप पूजा के लिए जा रहा है, ऐसी दीवार में चित्रण कार्य किया गया है, ऐसी भित्ति बनाई गई है। इसके बाद इस गुफा का दूसरा जो चित्र है, यानी दूसरा जो चित्र प्राप्त हुआ है वो है नाग पूजा। अक्सर पूछता है नाग पूजा का दृश्य किस गुफा संख्या से प्राप्त है, तो ये नागपुरुष का दृश्य ये किससे पाया गया है, तो गुफा संख्या 9 से पाया गया है। और इसे किस तरह से चित्रित किया गया है, इसमें क्या बना है ये जानिए। तो गुफा के भीतरी भाग में, गुफा के भीतरी भाग में यानी उसका अंदर का भाग है, भीतरी भाग में बाईं ओर एक खिड़की। देखिए दृश्य इसलिए पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि कभी कभी आ जाता है नाग पूजा का दृश्य में किसका चित्रांकन है। देखिए क्वेश्चन टीजीटी किसी तरह से भी घुमा सकता है। अभी तक वो क्वेश्चन पूछता आया है कि नागपुरुष का दृश्य किस गुफा से प्राप्त है, ठीक है, स्तूप पूजा का दृश्य किस गुफा से प्राप्त है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो अंदर से पूछ ले कि इसमें चित्रणकार किसका हुआ या चित्र कैसे बनाया और टॉपिक दे दे, यानी ये लिख दे कि स्तूप पूजा में पुजारियों का एक समूह दिखाया गया है, कि लोगों का समूह दिखाया गया है, राजाओं का समूह दिखाया गया है, ऐसा 4 ऑप्शन वो बना सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अंदर का भी पढ़ाया जा रहा है कि आप ये भी जानिए कि नागपुरुष अगर ऑप्शन में है तो दृश्य क्या बना है, आपको दृश्य भी पता होना चाहिए, क्योंकि लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बाईं ओर खिड़की के ऊपर यानी गुफा के भीतरी भाग में जाएंगे और उसका जो बायां हिस्सा है उसके ऊपर एक खिड़की बनी है, और खिड़की के ऊपर एक वृक्ष की छांव में, एक वृक्ष की छांव में 2 नाग पुरुष को बैठे हुए चित्रित किया गया है। बैठे हुए चित्रित किया गया है। यानी कि अगर अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले नागपुरुष में दृश्य क्या बना है, तो दृश्य आप जान गए कि गुफा है, गुफा के अंदर बाईं तरफ खिड़की के ऊपर यह दृश्य, मतलब जो भित्ति में चित्रांकन कार्य किया है वहाँ के लोगों ने, तो कैसा दृश्य बनाया है, तो 2 नागपुरुष को एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए ऐसा चित्रित किया है। ठीक है, इसके बाद राजा को प्रजा से बात सुनते, इसी दृश्य में राजा को प्रजा की बात सुनते दिखाया गया है। यानी कि जो प्रजाजगण हैं वो भी बैठे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, होता ना सभा लगती है जिसे कहते हैं, और उड़ती अप्सरा का भी चित्र अंकित है यहीं पर। अक्सर पूछता है उड़ती अप्सरा का दृश्य, उड़ती अप्सरा का दृश्य भी यही है, दृश्य भी दिखाया गया है, जो किसका, जो गति का बोध कराती। देखिए अक्सर ये क्वेश्चन आया है टीजीटी में कि उड़ती अप्सराएं किस गुफा में बनी हैं, तो याद रखिए गुफा संख्या 9 में बनी है, 9वीं गुफा में। ठीक है, ये अलग से पूछ लेता है, इसीलिए दृश्य को भी पढ़ना जरूरी है कि कौन सा दृश्य कहाँ बना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले 2 नाग पुरुष वृक्ष के नीचे विश्राम करते दिखाया गया है, यह दृश्य किस गुफा से प्राप्त है, अजंता की 9वीं गुफा से प्राप्त है। अगर अजंता है तो अजंता लिखेंगे,
और किस संख्या से है, तो 9वीं गुफा से है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। चारों तरफ से क्वेश्चन बनाइए एक टॉपिक से। अब इसके बाद तीसरा आपका दृश्य क्या प्राप्त हुआ है? हालांकि इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता, ये पढ़ाता है उड़ती अप्सराएं, नाग का दृश्य, स्तूप, पूजा, गुफा संख्या 9 में बने। फिर लोगों को क्या करना पड़ता है, डिटेल में जाके बुक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है पशुओं का खदेड़ते चारवाहे। पशुओं को खदेड़ते, ऐसे लिखिए, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। चरवाहे कौन होते हैं? हाँ, जो चराते हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि पशुओं को खदेड़ते हैं, जिसे आज की लोकल भाषा में देहात में बोलते हैं। खदेड़ने के अलावा क्या कहते हैं? डहरा रहे हैं, है ना। तो खदेड़ने, यानी इस दृश्य में क्या दिखाया गया है? पशुओं को खदेड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पशुओं की चंचलता एवं जो खदेड़ रहे हैं, जो दृश्य बना है, तो इसमें दिखाया गया है कि पशुओं के अंदर पशुओं की चंचलता एवं गीत और रेखाओं द्वारा सुंदर अंकन किया गया। रेखाओं द्वारा सुंदर अंकन किया गया। ठीक है, यानी रेखाओं के माध्यम से ऐसा बनाया गया है कि बहुत सुंदर लग रहा है, और जो वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उसमें उनकी चंचलता को भी दिखाया गया है, और ऐसा लगता है कि एक गीत भी साथ में चल रहा है। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ आपकी गुफा संख्या 9 से दृश्य। कौन कौन से प्राप्त हुए थे? पहला प्राप्त हुआ था स्तूप पूजा, दूसरा है नाग, तीसरा आप मान लीजिए उड़ती अप्सराएं, और चौथा मान लीजिए अपना पशुओं को खदेड़ते चारवाहे। ये 4 दृश्य गुफा संख्या 9 से प्राप्त। अब इसके बाद पढ़ेंगे गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10। 10वीं गुफा में क्या बना है ये देखिए, 10वीं गुफा। ठीक है, हालांकि 10वीं गुफा को 9वीं गुफा के समकालीन माना गया है। 10वीं गुफा को 9वीं गुफा की समकालीन माना गया है। समकालीन का मतलब होता है कि एक ही समय की हैं, लगभग आसपास ही इनका निर्माण हुआ है। 10वीं गुफा से, यानी इस गुफा से एक ब्राह्मी लेप प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का लेख प्राप्त हुआ है। अच्छा, लेख क्यों लिखे जाते थे? इसी आधार में, मतलब इसी लेख के आधार पर स्मिथ ने, यानी वही जॉन स्मिथ थे, स्मिथ ने 9वीं 10वीं गुफा के चित्रों को 9वीं 10वीं गुफा के चित्रों को 200 ईसा पूर्व यानी द्वितीय सदी का माना है। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि बात सही है कि 10वीं और 9वीं अगर समकालीन है, और अगर हमें ये लेख प्राप्त होते थे, होता क्या था, पुरानी चीज़ों में लोग क्या करते थे, कोई ना कोई एक लेख लिख दिया करते थे, फला चीज़ ये है, और सन भी डाल देते। साइन नहीं करते थे उस समय के लोग, लेकिन लेख लिख दिया करते थे अपनी भाषा में। तो उसी के आधार में इन्होंने कहा
कि 9वीं और 10वीं 200 ईसा पूर्व यानी द्वितीय सदी ईसा पूर्व की मानी जा सकती है। ठीक है, और इस 10वीं गुफा को भी कहा गया ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, यानी ये भी क्या है, आपकी हीनयान संप्रदाय की शाखा है, यानी उसी के समय बनी है। और ये भी क्या है, एक चैत्य गुफा है, यानी यहाँ भी क्या होता था, पूजा इत्यादि, है ना। इसके बाद इसकी गहराई भी लिख लीजिए। इसकी गहराई बताई गई है, इस गुफा की गहराई बताई गई है कि 95 फुट है, और इसकी गहराई के साथ साथ इसकी ऊंचाई जो बताई गई है वो 36 फीट बताई गई है। ऊंचाई 36 फीट बताई गई, फुट लिखिए या फीट लिखिए। ठीक है, तो इसकी ये है कितनी लंबी, गहरी का मतलब उतनी लंबी भी है, तो इसका मतलब ये 95 फीट गहरी है, और बहुत होता है 100 फीट। ठीक है, और इसका आकार इन्होंने कहा है कि ये घोड़े के नाल के आकार की है, घोड़े के नाल के आकार में बनी है। और घोड़े की नाल आकार आप जानते हैं कि वो ऐसा होता है ना, यानी जो ये खुदी होगी ये ऐसी ही होगी। ठीक, इसके बाद अब बात करेंगे इस गुफा का परिचय था कि ये किस सन में बनी, तो ये 200 ईसा पूर्व यानी द्वितीय सदी की मानी गई, और यहाँ से जो लेख प्राप्त हुआ उस आधार पर हीनयान संप्रदाय की ये भी एक शाखा से संबंधित है, और इसमें जो है इसे चैत्य गुफा माना गया। गहराई 95 फीट और इसकी ऊंचाई 36 फीट मानी गई। ठीक है, आकार कैसा है, तो घोड़े के नाल के आकार। अब बात करेंगे यहाँ से चित्र कौन कौन से प्राप्त। तो पहला जो चित्र प्राप्त हुआ है वो है छदंत जातक। अच्छा, जातक क्या है, एक दिन बताया मैंने। छदंत जातक, देखिए ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रिय विषय है। बुद्ध के जीवन से यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथाओं का चित्रण है, उसी को हम कहते हैं छदन जातक या शिवी जातक या श्याम जातक, ये सब उन्हीं की। यानी जातक का मतलब होता है कथा, अगर इसका अर्थ जानेंगे तो कथा। अब कथा जैसे आप बृहस्पति भगवान की कथा, शिव भगवान की कथा सुनते हैं, लिखी गई है ना किसी के ऊपर आधारित कर, ऐसे बुद्ध की भी कथाएं हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक में जो उनके साथ घटनाएं लीला हुई हैं उनको चित्रण किया, उन्हीं को हम कहते हैं जातक कथाएं। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्रिय विषय था, जिसमें उन्होंने क्या किया, चित्रण किया। ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म में छदन जातक, शिवी जातक है ना। और यहाँ से जो कथा प्राप्त हुई, यानी जो ये छदन जातक की कथा है, अब इस कथा में क्या है, या जातक कथा लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहें, जातक कथा है। इसमें बना क्या है ये जानिए। घने जंगल में हाथियों को अब भाई जाहिर सी बात है, जातक है तो छदंत है, कौन है। घने जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न दिखाया गया है। हाथियों को कभी देखा है जब जल में रहते हैं, अगर समूह में है तो कितना अच्छा वो डांस वांस बढ़िया मग्न रहते हैं। ठीक है, और नाना प्रकार के यहाँ मतलब बहुत सारे नाना प्रकार के वृक्ष दिखाए गए हैं दृश्य में जो बना है। कौन कौन से, जैसे बरगद है ना, बरगद है, गूलर का है, आम का है, गूलर, आम आदि, गूलर, आम आदि। ठीक है, साथ में जल कीड़ा के आसपास उन्होंने वृक्षों का भी अंकन किया है। छदन जातक अपनी, अब देखिए जो छदंत जातक है, छदंत जातक अपनी
ये हाथी के लिए ही कहा गया छदंत, ठीक है। छदंत जातक अपनी हस्ती, हस्ती माने हस्ती, छदन जातक अपनी, देखिए हस्ती माने हाथी होता है, ठीक। तो आप ऐसे इस लाइन को ऐसे बना लीजिए, सुनिए, छदन जातक हमने लिख दिया था, ऐसे इस लाइन को ऐसे बना लीजिए, छदंत हस्ती अपनी हथनियों को यानी पत्नियां उनकी, अपनी हथनियों को सूंड से कमल देते, है ना, दिखाया गया है। देखो कितना प्रेम था इन लोगों के बीच में, एक दूसरे को कमल पुष्प देते थे, है ना, कमल पुष्प, और पुष्प में कमल ही है, ठीक है, कमल देते दिखाया गया है। और कहीं पर अजगर से बचाते दिखाया गया है, और कहीं पर अजगर से बचाते दिखाया गया। देखिए अजगर जो होता है वो बड़ा सर्प होता है ना, खाने में और लपट जाता है, फिर मार देता है, फिर पूरा निगल जाता है। इसलिए कहीं कहीं पर छदन जातक यानी छदंत हस्ती अपनी हथनियों की रक्षा के लिए और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए कहीं जो है उसको कमल का पुष्प देते हुए दिखाया है, तो कहीं पे उसकी रक्षा करते हुए यानी अजगर से बचाते हुए दिखाया गया है। ऐसा दृश्य बना है। और छदंत जातक कहाँ बना है? 10वीं गुफा में बना है। दृश्य क्या है ये भी जान गया कि दृश्य के अंतर्गत क्या बना है, ठीक है। इसके बाद है जुलूस। एक दृश्य बना है जुलूस। अच्छा जुलूस तो आप जानते ही हैं क्या है। हाँ, एक झुंड यानी एक समूह, जैसे आजकल प्रचार विचार करने के लिए जुलूस निकालते हो ना, भाजपा का, कांग्रेस का, उसी तरह उस समय भी राजाओं का जुलूस चलता था। तो ये जो दृश्य बना है दीवार की बाईं भित्ति में बना है, यानी यह दीवार या ऐसे लिख लीजिए गुफा की बाईं ओर बना है, यानी बाईं भित्ति पर बना है, ठीक। यह दृश्य बाईं ओर यानी बाएं साइड पर बना है, ठीक है। और इसमें दिखाया क्या गया है? तो बोधि वृक्ष व स्तूप की उपासना हेतु, किसकी? बोधि वृक्ष। अच्छा ये बताइए बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष और हाँ, इस किस वृक्ष के नीचे? पीपल के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, उसी को बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक। बोधि वृक्ष और स्तूप की उपासना हेतु, यानी या तो वो बोधि वृक्ष और या स्तूप दोनों की उपासना के लिए यानी पूजा के लिए हेतु राजा का एक दल चित्रित किया गया है। बहुत ध्यान से अजंता पढ़िए। अजंता चाहे एक क्वेश्चन पूछे टीजीटी, पर वो पूछेगी। टीजीटी का एक रूल है, वो कहीं से भी एक ही क्वेश्चन पूछती है, पढ़ना आपको इतना है, ठीक है। तो ये जो दल है यानी दिखाया गया कि बोधि वृक्ष और स्तूप की उपासना हेतु राजा का एक दल चित्रित किया गया है, और इस दल का स्वरूप कैसा दिखाया गया है वो देख लीजिए, है ना। ये तो विषय हो गया। स्वरूप ऐसा है कि दिखाया गया है कि दल में आगे पैदल शस्त्रधारी, है ना, सिपाही होते हैं, शस्त्रधारी घुड़सवार आगे चल रहे हैं, और पीछे राजा, यानी राजा जो है वो पीछे की तरफ है। कितनी स्त्रियों? 8 स्त्रियों के बीच में चल रहे हैं। राजा 8 स्त्रियों के
बीच में चल रहे हैं, और ये बड़ी तीव्र गति से स्त्रियां चल रही हैं, जिनकी गति कैसी है, तीव्र गति से चल रहे हैं। ठीक है, गति कैसी है, तीव्र है। और दो स्त्रियां अस्थि मंजूषा उठाए हैं, दो स्त्रियां अस्थि मंजूषा उठाए हैं। अस्थि मंजूषा उठाए हैं, जिसमें अस्थियां रखी होती हैं, है ना, कमंडल टाइप से होता है, जैसे आप लोगों में होता है ना, अस्थि ले जाते हो, हाँ, लोटे में, मटकी में वो लाई जाती हैं, लाई क्या जाती हैं, अब तो वही गंगा जी में लेके फिर प्रवाह कर दी जाती हैं, तो वही दृश्य। अस्थि मंजूषा उठा रखी है, एक स्त्री पवित्र कलश को उठा रखा है, एक स्त्री ने पवित्र कलश को उठा रखा है। अब आपको समझ में आ गया कि राजा जो है, ऐसा लगता है ये जो जुलूस का दृश्य है वो बोधि वृक्ष अथवा स्तूप की उपासना हेतु एक राजा का दल चित्रित किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि दल के आगे पैदल शस्त्रधारी घुड़सवार और पीछे राजा 8 स्त्रियों के बीच में चल रहे हैं। स्त्रियों की गति तीव्र है और 2 स्त्रियां हैं जो कि अस्थि मंजूषा उठाए हुए हैं और एक स्त्री पवित्र कलश को लेकर चल रही है। ऐसा दृश्य कहाँ मिला है, तो गुफा संख्या 10 में मिला है। केवल इतना याद रखना है, जुलूस का दृश्य कहाँ दिखाया गया है, तो गुफा संख्या 10 में दिखाया गया। इसके बाद यहाँ से और कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है, तो शाम जातक या श्याम जातक, शाम जातक या श्याम जातक भी लिख के आ जाता है बेटा, श्याम जातक, श्याम माने भी काला होता है। श्याम जातक या शाम जातक, इसमें जो कहानी चित्रित है वो श्रवण कुमार से मिलती जुलती है। श्रवण कुमार की कहानी से मिलती जुलती है। श्रवण कुमार की कहानी से मिलती जुलती है। ठीक है, और क्या दिखाया गया है, तो ये देखिए। अब इसमें, अब जाहिर सी बात है, श्रवण कुमार ने केवल यही कहानी आप जानते हैं कि वो अपनी माता पिता की सेवा करते थे और उनको तीर्थ यात्रा में अपने कंधों पर ही ले गए थे। तो श्रवण कुमार की जैसी बात यहाँ भी कही गई है कि जो यहाँ जो श्याम जात, मतलब श्याम रूप है उसका, यानी जो बालक, यानी जिसको दिखाया गया है वो सांवला है, यानी जिसको कह दीजिए आप अपनी भाषा में काला है। तो वो क्या करता है, अपनी माता पिता की सेवा करने वाले, अपनी माता पिता की सेवा करने वाले श्याम वर्ण, या आप लिख सकते हैं या ऐसे करके काला, काले वर्ण, वर्ण माने रंग होता है, ठीक है, काले वर्ण के एक युवक को काशीराज के श्याम वर्ण के एक युवक को काशीराज के तीरों से, है ना, उसको तीर मार देते हैं काशीराज, ठीक, तीर से मार देने की कथा है, तीर से मार देने की कथा है, यानी ये चित्र है या कथा है, ठीक है। यानी जो श्याम वर्ण का लड़का है, कहानी मिलती जुलती है, वो अपनी माता पिता की सेवा की में रत है और काशीराज जो रहते हैं वो उसे तीर मार देते हैं। और ऐसी कथा का वर्णन है जिसमें माता पिता का विलाप सुनकर, जिसमें विलाप माने रोना होता है, जिसमें माता पिता का विलाप सुनकर
श्याम को पुनर्जीवित, देवी ने श्याम को पुनर्जीवित कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, ऐसी कथा। ठीक है, तो श्याम जातक की कथा में क्या वर्णन है, ये श्रवण कुमार की कथा से मिलती जुलती है। ठीक है, और इसमें दिखाया गया है कि वो श्याम वर्ण का था, इसलिए इसका नाम भी श्याम वर्ण रखा गया, यानी जो रंग उन्होंने लगाया होगा काला ही लगाया होगा। ठीक है, इसलिए इस चित्र का नाम क्या है, श्याम जातक। ठीक है, अब आगे के जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे 16वीं और 17वीं गुफा में। ये दोनों सबसे बड़ी हैं और दोनों में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हैं, तो ये अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।